गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है कब अप्लाई होता है, पहले अपन उसका डिस्कशन करते हैं। कंकरेंसी प्रोटोकॉल की जब भी अपन बात करेंगे तो आपका जो रहेगा, आप वर्क कर रहे होंगे शेयर डेटाबेस पर। मीन्स आपका ये डेटाबेस अगर माने, ये अपन डेटाबेस माने, तो ये डेटाबेस कैसा होगा? शेयर्ड होगा। मीन्स इस पर आपके डेटाबेस पर मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे। तो उस ड्यूरेशंस में आपकी डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम अकर हो सकती है, उन पर अपन डिस्कशंस करेंगे। तो कंकरेंसी कंट्रोल is the management procedure that is required for controlling concurrent execution of the operations that take place on database. In a multi-user system, multiple user can access and use the same database at one time, which is known as the concurrent execution of the database. मीन्स आपके शेयर डेटाबेस पर एक साथ मल्टीपल यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, तो वहां पे आपके जो है कंकरेंसी की प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। तो उस कंकरेंसी की प्रॉब्लम को जो है आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, उस पर अपन डिस्कशंस करने वाले। जैसे सबसे पहले तो अपन बात करें कि ये जो है मैनेजमेंट कंकरेंसी कंट्रोल जो है, कंकरेंसी का मतलब है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। सिंपल सा अगर मीनिंग की बात करूं तो कंकरेंसी का मतलब है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन। मींस मल्टीपल यूजर जो है साइमल्टेनियसली किसी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे या एक्सेस करेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे कंकरेंसी। अब ये जो कंकरेंसी है, इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ही डेटाबेस पर मल्टीपल यूजर काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकर होती है। उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये आपका कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज होता है। अब अगर आपका कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, पहले तो अपन देखते हैं। अगर कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको अकर हो सकती। जैसे पहले एग्जांपल में अपन मान लेते हैं कि आप एक एटीएम की बात करते हैं। एटीएम पे जब भी अपन जो विड्रॉल करते हैं मनी, तो वहां पे आपकी क्यू लगती है। तो मल्टीपल यूजर जो है सेम एटीएम को एक्सेस करेंगे। सेम एटीएम को एक्सेस करेंगे तो इसका मतलब क्या है? पहले एक पर्सन इंटर होगा, वो उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरा पर्सन, उसके बाद तीसरा पर्सन, उसके बाद चौथा पर्सन, इस तरीके से एटीएम को एक्सेस कर पाएगा। वैसे ही अगर मैं रेलवे रिजर्वेशन की बात करूं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करूं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अगर आपका कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल यूजर जो है उसको एक्सेस करते हैं। तो वन फिर जो एक्सेसिंग होगा वन बाय वन होगा। पहले फर्स्ट यूजर, फिर सेकंड यूजर, फिर थर्ड यूजर एक्सेस करेगा। तो अगर कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज नहीं होगा तो किस तरीके से इनका एक्सेस होगा? वन बाय वन, है ना। एक यूजर एक्सेस करेगा, उसके बाद दूसरा यूजर एक्सेस करेगा, अगर कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज नहीं करेंगे। विदाउट कंकरेंसी, है ना, विदाउट कंकरेंसी प्रोटोकॉल ये इस तरीके से वन बाय वन यूज होगा। बट अगर यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करेंगे तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करी होगी, तो जब ऑनलाइन बुकिंग करते तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर अपन बुक कर रहे हैं तो दूसरे यूजर जो है उस सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं, वो भी उस डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं। तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे कंकरेंसी जो है उसको कंट्रोल करती है, और उस कंकरेंसी की हेल्प से आपका जो है क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो आपका जो वेटिंग टाइम था, अगर वन बाय वन अगर एक यूजर एक्सेस करेगा तो आपका वेटिंग टाइम जो है कंकरेंसी प्रोटोकॉल ने डिक्रीज कर दिया, रिस्पॉन्स टाइम को डिक्रीज कर दिया, आपके जो रिसोर्सेस थे उसका यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर दिया, और इफिशियंसी को भी इंक्रीज कर दिया। ये एडवांटेज है कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल का। कैसे एडवांटेज है? अगर मैं एटीएम की बात करूं, अगर एक बंदा एक्सेस करेगा, फिर दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, तो उनको रिस्पॉन्स टाइम जो है या उनका वेटिंग टाइम है इंक्रीज हो रहा था। तो ये जो है कंकरेंसी प्रोटोकॉल ने उसको डिक्रीज किया, रिस्पॉन्स टाइम को भी डिक्रीज किया। उनको रिस्पॉन्स जो है बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहा था।
तो उस कंकरेंसी प्रोटोकॉल की हेल्प से रिस्पॉन्स जो है फास्ट फास्ट मिलने लग गया, तो उसको भी डिक्रीज किया। उसके अलावा रिसोर्स आपका, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है तो मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है, इफिशियंसी भी इंक्रीज हो गई। ये कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल के एडवांटेज है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या अकर हो सकती, जब भी किसी डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होंगे तो डेटाबेस में दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? पहला होता है रीड ऑपरेशंस एंड सेकंड वन होता है राइट ऑपरेशंस। तो जब रीड और राइट दो टाइप के ऑपरेशंस आपके डेटाबेस में होंगे, क्यों होंगे? करंट करंट एग्जीक्यूशन से साइमल्टेनियसली जब आपके उस डेटाबेस को एक्सेस किया जाएगा तो उनकी वजह से आपके ये प्रॉब्लम्स अकर हो, मतलब ये ऑपरेशंस होंगे साइमल्टेनियसली, दो ऑपरेशंस अकर होंगे तो उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स अकर होंगी। क्या क्या प्रॉब्लम अकर हो सकती है? क्योंकि आपका डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। जब साइमल्टेनियसली एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर एक्सेस करेंगे तो उस डेटाबेस में आपके किस चीज की प्रॉब्लम आ जाएगी? इनकंसिस्टेंसी। हो सकता है किसी ने कुछ रीड अलग करा हो, किसी ने उसको अलग राइट कर दिया हो, तो ये प्रॉब्लम्स अकर होती है। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए अपन कंकरेंसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और उन कंकरेंसी प्रोटोकॉल को भी अपन इंप्लीमेंट करने के लिए फिर आगे अपन और कुछ प्रोटोकॉल देखेंगे, लॉकिंग प्रोटोकॉल के प्रॉब्लम देखेंगे, ताकि एक यूजर उसको एक्सेस करे तो दूसरा यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर हो सकती है, पहले उन प्रॉब्लम्स के बारे में अपन देखें। तो जब आपके जो डेटाबेस को कंकरेंटली आपके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो उस केसेस में आपके जो है, क्योंकि उसको आप सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपके डेटाबेस को, तो ये प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है डर्टी रीड प्रॉब्लम, या जिसको बोलते हैं रीड राइट प्रॉब्लम। अगर आपके डेटाबेस में बात करें ओनली रीड रीड ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तब तो कोई भी प्रॉब्लम्स अकर नहीं होगी। मीन्स आपके जितने भी यूजर हैं डेटाबेस से ओनली डेटा को रीड करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम्स अकर नहीं होगी। बट कब प्रॉब्लम्स अकर होगी? एक पर्सन उसको राइट करेगा, दूसरा रीड करेगा, या पहला राइट रीड करेगा, दूसरा राइट करेगा, या दोनों के दोनों राइट करेंगे। ये तीन केसेस ऐसे हैं जब आपके डेटाबेसेस में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस होते हैं। कब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे? जब ये तीन टाइप के ऑपरेशंस आपके डेटाबेस में परफॉर्म होंगे तब आपके उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है? रीड राइट, है ना, राइट रीड राइट राइट। तो इन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, या जिसको बोलते हैं डर्टी रीड, है ना। पहला है डर्टी रीड, दूसरा है रीड राइट, या जिसको बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम्स, या लास्ट वाला है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, या इसको और एक और नाम से जाना जाता है ब्लाइंड राइट, है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम। और एक और जो होती है आपकी होती है फैंटम रीड। तो इनको वन बाय वन अपन समझते हैं किसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले तो अपन डर्टी रीड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि डर्टी रीड प्रॉब्लम्स अगर कब होती है। डर्टी रीड का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका ट्रांजेक्शन T1 है और ट्रांजेक्शन T2 है, और दोनों ट्रांजेक्शन हैं आपके, और अपन मान लेते हैं कि डेटाबेस में इनिशियली जो एक ही वैल्यू होगी वो 100 होगी, अपन ऐसा मान लेते हैं। तो ट्रांजेक्शन T1 ने ए को रीड किया, रीड करने में कोई प्रॉब्लम्स अगर नहीं होती। रीड करने के बाद क्या करा, ए ने जो है ट्रांजेक्शन 1 में ए के डेटाबेसेस में 100 जो है ऐड हो गए, और उसने राइट कर दिया तो इसका मतलब क्या, अब एक की जो वैल्यू ट्रांजेक्शन T1 ने कितनी कर दी, 200 कर दी। बट अभी वो कमिट नहीं हुआ, और उससे पहले कमिट नहीं हुआ, उससे पहले ही T2 ट्रांजेक्शन्स ने उस डेटा को रीड कर लिया। तो T2 ने कितना रीड करा, 200 रीड करा। रीड करने के बाद इसने जो भी अपना अपडेशन करना था, हो सकता है कि इसको यहाँ पर भी ए ने जो है T2 ट्रांजेक्शन्स ने ए के डेटाबेसेस में 300 को और ऐड कर दिया, और उस ऐड करा और उसने अपडेट कर दिया। तो अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू हो जाएगी 500, और ट्रांजेक्शन T2 कमिट हो चुका, मतलब ट्रांजेक्शन T2 ने अपने डेटाबेस में उसको कंप्लीट मतलब कमिट कर दिया, मतलब परमानेंटली सेव कर दिया। अभी T1 जो था, T1 ने डेटा को जो है सेव नहीं करा था, और वो सेव करने ही वाला था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो गई मीन्स आपका डेटाबेस फेल्यूर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। T1 जो है
वो क्या करेगा, डेटाबेस में फेल्यूर होने की वजह से वो उसको क्या करेगा, रोल बैक करेगा। रोल बैक करेगा तो रोल बैक करेगा मीन्स फिर से रीड करेगा, मीन्स ऐसा नहीं है कि रोल बैक करा तो अब वो जो है डेटा को मिड से करेगा। रोल बैक का मतलब फिर से शुरू से करेगा। शुरू से करेगा तो ए ने जो डेटाबेस से डेटा रीड करा था वो डेटा कितना था, 100 था। 100 डेटा को ए ने रीड करा था। बट अब यहाँ पे जो डेटा जो मिलेगा वो हो सकता है ए जो रीड करे कुछ और डेटा को रीड करे। हो सकता है ए जो है 500 डेटा को रीड करे, 600 डेटा को रीड करे। और ए ने रीड करने के बाद ए ने अपने डेटाबेस में क्या वैल्यू अपडेट कर दी, 100 ऐड कर दिया, तो हो सकता है 600 यहाँ हो जाए। और उस केसेस में जब बी उस डेटा को रीड करेगा, T2 ट्रांजेक्शन उस डेटा को रीड करेगा, तो उसने तो पहले रीड करा था 200, बट अब जब रीड करा तो उसकी वैल्यू 600 हो गई। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। मीन्स आपके डेटाबेस में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। डेटाबेस में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करके लिखता हूँ। तो डेटाबेसेस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जब कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसे डेटा को रीड करें जो कंप्लीट या कमिट नहीं हुआ है, तो उस टाइप के रीड को बोलते हैं डर्टी रीड। मीन्स T2 ने ऐसे डेटा को रीड कर लिया जो कि कमिट नहीं हुआ। कमिट होने के बाद डेटा को रीड करता तो फिर उसमें चेंजेस करना पॉसिबल जो था, उसके चेंजेस इजीली कोई इफेक्ट नहीं करते। बट जो डेटा कमिट नहीं हुआ उस डेटा को रीड करने की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं डर्टी रीड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया। इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं मैं, तो T2 ने या T2 ट्रांजेक्शन ने ऐसे डेटा को रीड कर लिया जो कमिट नहीं हुआ था। जब कोई ऐसे डेटा को रीड करता जो कमिट नहीं हुआ, तो उस टाइप के रीड को बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम्स या डर्टी रीड। आई थिंक अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। देन अनरिपीटेबल रीड की बात करें, दूसरी जो प्रॉब्लम थी अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम्स थी। इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, रीड राइट प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। जो ये कहलाएगा आपका रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। आपको याद रखना है, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, या अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम्स को किस नाम से जाना जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो अनरिपीटेबल रीड राइट का जो फंडा है, यहाँ पे क्या क्लियर, जो यहाँ पे अगर अपन बात करके चले, फिर से अपन मान के चले कि डेटाबेस में एक्स की जो वैल्यू होगी वो 100 मान लेते हैं। तो T1 जब उसको रीड करेगा तो कितना रीड करेगा, 100। T2 जब उसको रीड करेगा, T1 के बाद कौन रीड कर रहा है, T2 रीड कर रहा है, तो उसने भी 100 रीड कर लिया। बट जैसे ही T1 आएगा, वो डेटाबेस में क्या करेगा, चेंजेस करेगा। हो सकता है कि जो एक्स के डेटाबेस में T1 ट्रांजेक्शन्स ने क्या कर दिया, 500 को ऐड कर दिया। तो जब ये राइट करेगा उस केसेस में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 600। ये कमिट नहीं हुआ अभी, है ना। बात कमिट की नहीं है कि कमिट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे T1 ने अपने डेटाबेस में उस वैल्यू को अपडेट कर लिया। कुछ ड्यूरेशन के बाद फिर से T2 ने उसको रीड किया, रीड करा डेटाबेस में, तो उसको क्या वैल्यू मिली, उसको मिली 600। अब T2 कंफ्यूज कि थोड़ी देर पहले जब मैंने डेटा रीड करा था तो 100 था, अब जब वो रीड कर रहा तो 600 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही, कंफ्यूजन हो रहा है कि जो आपका पहले जो रीड करा था वो रीड था आपका 100, जब दूसरी बार रीड करा तो वैल्यू हो गई 600। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। या ये यहाँ पे कमिट होने है ना, कमिट हो गया था, है ना, कमिट के बाद की बात करो, कमिट के बाद पढ़ा उसने। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स अकर हो रही है, यहाँ पे जो अपनी प्रॉब्लम्स अकर हो रही है, किस वजह से अकर हो रही, या तो कौन सा रीड करा, इसने पहले भी रीड करा था, अब फिर से रीड करा। तो ये जो रीड करा इसको बोलते हैं अनरिपीटेड रीड। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा, ये रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा। इससे पहले कौन सा आया था, इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट आया था राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पहले रीड हो रहा हो सेम डेटा पे फिर राइट हो रहा। बट यहाँ पे क्या आ रहा, पहले रीड हो रहा फिर राइट हो रहा। तो ये इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। एक और अपन बात कर लेते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स।
लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स की जो जो प्रॉब्लम्स है किस तरीके से इसको अपन समझते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि आप यहाँ पे कोई ना कोई डेटाबेस होगा, एक डेटाबेस है, उसमें मान लेते हैं 100 वैल्यू है कुछ ना कुछ। तो ए ने रीड करा, ए ने जब रीड करा तो उसने 100 रीड करा, एन T1 ट्रांजेक्शन है ना, T1 ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे T1 ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, एक ही वैल्यू में चेंजेस करके उसको 100 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो ट्रांजेक्शन T1 ने उसको राइट कर दिया, राइट करके कितना कर दिया, 200 कर दिया। T2 ने तो उसको पहले पता ही नहीं थी कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। T2 ने तो उसको T2 को तो पहले पता ही नहीं थी, T2 ने तो वैल्यू पहले देखी ही नहीं कि कितनी वैल्यू थी। और T2 ने अपने डेटाबेसेस में क्या कर दिया, जो ये वैल्यू थी उसने राइट करा। राइट करा मतलब वैल्यू को अपडेट कर दिया। हो सकता है जब उसने वैल्यू को अपडेट करा, जो भी डेटाबेस में वैल्यू थी उसने उसको कर दिया 600। इसका मीनिंग क्या है, इसका अगर मीनिंग की बात करें तो ए ने जो T2 ट्रांजेक्शन में अगर ये देखा जाए तो T2 ट्रांजेक्शन ने क्या करा, जो जो वैल्यू थी उसको अपडेट करा, कितने से 400 ऐड कर दिया। मीन्स सिंपल सा है, इसको ऐसा देख लेते हैं, बिना रीड करे, बिना रीड करे T2 ट्रांजेक्शन ने डेटा को अपडेट कर दिया और कमिट कर दिया। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ब्लाइंड राइट। मीन्स बिना देखे वैल्यू को राइट कर दिया, बिना देखे वैल्यू को राइट कर दिया। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स कहलाएगी आपकी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स। मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह जो वैल्यू है 200 है और दूसरी जगह जो वैल्यू है वो 600 है। और यहाँ पे कब जब भी किसी ऐसे डेटा कोई ट्रांजेक्शन्स बिना रीड करे डेटा को अपडेट कर देता है तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, या बिना कमिटेड डेटा को, या ऐसा भी बोल सकते हैं बिना कमिटेड डेटा को है ना डायरेक्टली राइट कर देता है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाएगी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। या इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन जो प्रॉब्लम्स आती है आपकी फैंटम रीड प्रॉब्लम्स। फैंटम रीड का मीनिंग अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक्स जो डेटाबेस है उसमें वैल्यू है 100, तो ए ने 100 को रीड करा, T2 ट्रांजेक्शन ने भी 100 को रीड करा, ठीक है। और T2 ट्रांजेक्शन ने भी 100 को रीड करा और उसके बाद क्या कर दिया, जो T2 है आपका, T1 ट्रांजेक्शन ने एक्स की वैल्यू को डिलीट कर दिया। T1 ट्रांजेक्शन ने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू को डिलीट कर दिया। अब जब यहाँ पे ये डिलीट कर देगा वैल्यू को, और यहाँ पे जब T2 जब फिर से उसको दोबारा देखेगा तो T2 को तो कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। जब T2 को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आएगी, ये टाइप की प्रॉब्लम्स को बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम। फैंटम रीड प्रॉब्लम मींस डेटाबेस में जो वैल्यू थी उसको डिलीट कर दिया। किसने डिलीट करा, है ना, ये डिलीट कर दिया T1 ट्रांजेक्शन ने। तो T2 जब उसको रीड करने जाएगा तो उसको मैसेज आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा, एक्स इज अनडिफाइंड, क्योंकि एक्स तो डेटाबेस में रहेगा ही नहीं। तो जब एक्स अनडिफाइंड रहेगा तो रीड ही नहीं कर पाएगा। जब पहले तो T2 ट्रांजेक्शन रीड कर लिया, जब दूसरी बार जब रीड करने जाएगा तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि T1 ने उस डेटा को डिलीट कर दिया। तो वो उस टाइप की आपका मैसेज आएगा अनडिफाइंड वेरिएबल। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स कहलाएगी फैंटम रीड प्रॉब्लम्स कहलाएगी। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया। ये जो आपके कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको सारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।